तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहले से देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि अभी हमने 8 से 10 दिन पहले बद्रीनाथ वीडियो सीरीज़ का एक ट्रेलर डाला था। वहां हमने बताया था कि हम बद्रीनाथ वीडियो सीरीज़ का सीज़न 1 लेकर आ रहे हैं, जिसमें 15 एपिसोड होंगे, जिसमें आपको बद्रीनाथ के बारे में बिल्कुल कंप्लीट A to Z जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप बद्रीनाथ मंदिर कैसे पहुँचें, कौन से मौसम में आए, बीच बीच में कौन से स्थान आते हैं, कितने दिन और कहाँ रुकें, क्या खाएं, कितना खर्चा आएगा, बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, ये कब और कैसे बना, मंदिर के कपाट कब और कैसे खुलते हैं, अंदर से मंदिर कैसा है, कौन सी मूर्तियां रखी गई हैं, कब खुलता है, दर्शन का समय क्या है और वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। तो मेरा मानना है कि आप 1 से लेकर 15 तक पूरे एपिसोड देखिए, वरना तो ऐसा होगा कि आप अगर बीच में से कोई एपिसोड उठाकर देख लेंगे और सोचेंगे कि यार इसमें तो इसने ये चीज़ बताई नहीं। तो भाई साहब, मैं सब कुछ बताऊंगा, इसलिए पूरे एपिसोड देखिए, कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे भारत के आखिरी गांव के बारे में ही। तो ऐसा मान के चलिए कि बिल्कुल डिटेल के साथ हम बद्रीनाथ को जानेंगे और आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो चलिए सीजन 1 के एपिसोड 1 को हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि बद्रीनाथ कैसे, कौन से मौसम में पहुंचा जाए। इसी तरह हम कुछ और बातें करेंगे। जय बद्री विशाल। दोस्तों, भारत तीर्थों का देश, भारत त्योहारों का देश, भारत प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का देश, भारत प्राकृतिक प्रेमी देश, भारत दुनिया को शांति का संदेश देने वाला देश। मतलब क्या नहीं है भारत में, सब कुछ तो है यहाँ पर। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में, जो है बद्रीनाथ मंदिर। 4 धाम, मतलब जहाँ 4 आराध्य निवास करते हो उसको कहते हैं 4 धाम। 4 धाम का नाम सुनते ही सबके मन में भक्ति और सेवा भावना का भाव जाग उठता है। भगवान को मानने वाला हर एक इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार तो 4 धाम की यात्रा करना ही चाहता है। खैर, अब तो जमाना थोड़ा बदल गया है, लेकिन अभी भी कुछ माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे उनको 4 धाम के इन तीर्थ स्थलों पर लेकर जाएं। भारत की एकता और अखंडता के लिए शंकराचार्य जी ने भारत के चारों दिशाओं में 4 तीर्थ स्थल स्थापित किए। नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारिका, ईस्ट में जगन्नाथपुरी और साउथ में रामेश्वरम। ये हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थल हैं, जिनका वर्णन वेद और पुराण में भी देखने को मिलता है। मान्यता है कि जिस तरह भगवान विष्णु द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं तथा रामेश्वर में स्नान करते हैं, वैसे ही बद्रीनाथ में जप तप करने आते हैं भगवान विष्णु। सतयुग का धाम बद्रीनाथ, द्वारका युग का द्वारका, कलयुग का जगन्नाथपुरी को और त्रेता युग का धाम कहा गया है रामेश्वरम को। इसी के साथ 4 छोटे धाम भी हैं। छोटे नहीं, बल्कि ये मान के चलो कि ये हिमालय के 4 धाम हैं। ये छोटे 4 धाम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और चमोली में है बद्रीनाथ धाम। अब देखिए, आपने एक बात देखी होगी यहाँ पर कि बद्रीनाथ धाम 4 मेन धाम में भी आ रहा है, और जो हिमालय के 4 धाम है, मतलब जो छोटे 4 धाम है, उनमें भी है बद्रीनाथ। दोस्तों, हिमालय के 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, इसके बाद आप गंगोत्री जाते हैं, फिर केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ के दर्शन करके ये आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से भी इन 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। कोई निश्चित क्रम वगैरह तो नहीं है, आप चाहे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में दर्शन कर सकते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में, और बाकी जितने धाम हैं उनकी बात हम किसी दूसरे सीजन में करेंगे। तो अभी फिलहाल हम बद्रीनाथ पर फोकस करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ पर नर और नारायण दोनों मिलते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के एक रूप, जिसको कहते हैं बद्री नारायण, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई मंदिर हो या कोई और स्थान हो, उसके बारे में एक से ज्यादा कथा प्रचलित होती हैं। वो इसलिए क्योंकि कहा भी गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब
सब संता। मतलब श्री हरि विष्णु अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। इसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है और सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और सुनाते हैं। इसीलिए तो अलग अलग कथाएं भी प्रचलित हैं। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में आज भी भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा बद्रीनाथ जगह के बारे में। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा शहर है और ये नगर पंचायत भी है। ये अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पहाड़ियों के बीच बना एक पवित्र स्थल है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी के 7 मंदिर हैं, जिनमें से ये मुख्य है। मंदिर के कारण ही आसपास के स्थान को कहा गया है बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास से ही निकलती है, जो लगभग 122 किलोमीटर बाद देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर गंगा बन जाती है। महाभारत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में बद्रीनाथ जगह को दूसरा वैकुंठ धाम कहा गया है। पहला वैकुंठ क्षीर सागर को माना गया है, जहां पर भगवान विष्णु जी रहते हैं। धरती पर मौजूद बद्रीनाथ भगवान विष्णु का दूसरा निवास स्थान है, जिस कारण इसको धरती का वैकुंठ भी कहा गया है, जहां पर भगवान विष्णु विग्रह रूप में तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ का नाम यहाँ पर किसी जमाने में पाए जाने वाले बद्री मतलब बेर के पेड़ों की अधिकता की वजह से पड़ा। मतलब यहाँ झाड़ियों वाले जो बेर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसी कारण नाम बद्री पड़ा। और नाथ का मतलब होता है भगवान। विशाला राजा की नगरी होने के कारण इसको विशालापुरी भी कहा जाता था, या कहें कि हम बद्री विशाल। कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट का तो नारा ही आपने सुना होगा, जय बद्री विशाल। इन सब नाम के पीछे एक पूरी कहानी है, जिसको हम किसी दूसरे एपिसोड में बताएंगे। देखिए, भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर 5 बद्रियों में से एक है। एक दूसरा बद्री की बात करें तो वो है बद्रीनाथ मंदिर से 22.6 किलोमीटर पीछे पांडुकेश्वर में, जिसको कहा जाता है योग ध्यान बद्री। और उससे अगला बद्री है पांडुकेश्वर से 23 किलोमीटर पीछे जोशीमठ के पास अग्निमठ गांव में वृद्धा बद्री। और अगले बद्री हैं वृद्धा बद्री से 23 किलोमीटर नीचे की तरफ सुभाई गांव में भविष्य बद्री। और हमारे लास्ट वाले बद्री हैं जो हैं भविष्य बद्री से 121 किलोमीटर पीछे कर्णप्रयाग के पास आदि बद्री विष्णु मंदिर। इनके अलावा अगर हम 2 बद्री को भी ऐड कर दें तो वो कहलाता है सप्त बद्री, मतलब 7 बद्री। इनमें जोशीमठ के ज्योतिर्मठ, तपोवन के पास अर्धबद्री और जोशीमठ से 28 किलोमीटर दूर कल्पेश्वर के पास ध्यान बद्री। एक और बद्री है जो जोशीमठ से 3 किलोमीटर दूर है, वो है नृसिंह बद्री। उसको भी कभी कभी पंच बद्री में मान लिया जाता है। वो योग ध्यान बद्री के स्थान पर या फिर सप्त बद्री के अर्ध बद्री के स्थान पर माना जाता है। अब देखते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, मतलब कि आप यहाँ कब से दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो कपाट खुलने की कोई फिक्स डेट नहीं है। कपाट किस दिन खुलेंगे और बंद होंगे ये बसंत पंचमी के दिन मंदिर समिति द्वारा तय किया जाता है, लेकिन फिर भी अक्षय तृतीया के 2-3 दिन के आसपास ही कपाट खोल दिए जाते हैं। मतलब अप्रैल लास्ट या मई के पहले सप्ताह के अंदर मंदिर को पूजा करने के बाद दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है। और ये नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक खुले रहते हैं। मतलब अप्रैल लास्ट या मई से आप नवंबर के पहले या दूसरे वीक तक दर्शन कर सकते हैं। नवंबर के बाद भारी बर्फबारी हो जाती है, जिस कारण 5 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते पर बर्फ़ ही बर्फ़ फैली रहती है और जहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता, इसलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 2020 में कोरोना के चलते मंदिर के कपाट थोड़ी देर से खुले हैं। 15 मई 2020 को कपाट खुलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से प्रथम पूजा मानव कल्याण, रोग से मुक्ति और विश्व की भलाई के लिए कराई गई। अब देखिए, सवाल उठता है कि यहाँ पर हम कब जाए। अब सबका अपना अपना अलग हिसाब है, किसी को कोई मौसम अच्छा लगता है, किसी को कोई, लेकिन फिर भी हम थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। कपाट अप्रैल लास्ट या मई से नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक खुले रहते हैं। आप कभी भी उस समय यात्रा कर सकते हैं। मंदिर खुलने पर शुरू में काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों, अप्रैल लास्ट या मई में, जिस कारण होटल खाने पीने का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो अप्रैल लास्ट या मई में जाने से बचें। इसके बाद आता है जून से लेकर अगस्त तक का मानसून सीजन, जिस कारण यहाँ पर भारी बारिश के चलते अक्सर लैंडस्लाइड या सड़क खराब होती रहती हैं, तो उस समय भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मानसून सीजन में आने से बचें।
अब आता है सितंबर महीना। इस दौरान ना तो ज़्यादा बारिश होती है और ना ही आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी, तो ये यात्रा करने के लिए एक अच्छा समय है। और इसके बाद है अक्टूबर। अक्टूबर भी एक अच्छा समय है, जैसे सितंबर है वैसे ही अक्टूबर है। ना तो ज़्यादा भीड़ मिलेगी ना ही महंगाई मिलेगी, दर्शन भी आपको आराम से हो जाएंगे और मौसम भी बिल्कुल बढ़िया रहता है। अब देखिए बचता है नवंबर का पहला या सेकंड वीक, तो उस दौरान भैया नवंबर में तो आपको पता ही है कि ठंड बढ़ जाती है। तो अगर आप उस समय जाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से पैक होकर जाए गर्म कपड़ों से। वैसे गर्म कपड़े तो आप किसी भी मौसम में जाएं ज़रूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि पहाड़ों में कब मौसम ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो भैया आपको यहाँ पर ठंड लगभग हर वक्त ही मिलेगी। और नवंबर में तो मान के चलिए कि जो बचे खुचे हैं, बहुत कम लोग यात्रा करते हैं नवंबर में। गर्मियों में बद्रीनाथ का तापमान रहता है 20 डिग्री के आसपास और सर्दियों में 8 से 10। अभी हमने बात की कि हम बद्रीनाथ किस मौसम में जाएं। अब देखते हैं कि आखिर बद्रीनाथ पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। तो भाई साहब बद्रीनाथ तक के लिए आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ है बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला एरिया, तो वहाँ तक अभी ट्रेन नहीं जा पाई, हालांकि अभी काम चल रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या फिर कोटद्वार तक आपको आखिरी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, वहाँ तक आपको ट्रेन आराम से मिल जाएगी। उसके बाद कोई रेलवे ट्रैक नहीं है फिलहाल। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल सारी ट्रेनें नहीं चल रही कोरोना की वजह से, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेनें हैं जो अभी भी चल रही हैं। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो फिर हरिद्वार तक के लिए ट्रेन बुक करें। देहरादून जाएंगे तो अभी आपको वापस ऋषिकेश ही आना होगा, तो ऋषिकेश के लिए अभी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हालांकि उसका रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह तैयार है, किसी भी टाइम वहाँ पर ट्रेन चल सकती हैं, लेकिन आगे के लिए अभी ट्रेन नहीं है। अब देखिए अभी तो चल रहा है कोरोना, लेकिन हम आपको कोरोना से पहली वाली लिस्ट देते हैं, जब सब कुछ नॉर्मल था और ट्रेन हरिद्वार, देहरादून या कोटद्वार सबके लिए चल रही थी, तो हम आपको वही लिस्ट दे देते हैं। ये तब की लिस्ट है जब हम यहाँ पर गए थे, तो ये हमारी उसी टाइम की लिस्ट है। आप यहाँ पर आराम से देख लीजिए कौन सी ट्रेन कब जाती है, क्या उसका किराया है, क्या समय है। और अगर कोरोना से थोड़ी राहत पाकर हमारे कंट्री की थोड़ी नॉर्मल स्थिति होगी तो ये ट्रेन दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। आप इनको आराम से पढ़ लीजिए। हाँ, एक अच्छी बात आपको बता दूं कि उत्तराखंड चार धाम को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए भैया काम धड़ाधड़ तेज़ी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम आपको चार धाम ट्रेन तक ही पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय की इस पर पूरी नज़र बनी हुई है, जिससे कि काम में कोई ढिलाई ना हो और तेज़ी से काम हो सके। अब देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए जब हम जाएंगे तो फिलहाल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए रेल लाइन बिछाने का काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बन रहा रेल मार्ग करीब होगा 125 किलोमीटर, जो कई सुरंगों से होकर गुजरेगा और इसमें सबसे लंबी सुरंग होगी लगभग 15 किलोमीटर। ये ट्रैक वीरभद्र, शिवपुरी, व्यास, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, गोचर समेत 12 रेलवे स्टेशन से होता हुआ कर्णप्रयाग तक पहुँचेगा। अब देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के अलावा दो धाम हो रहे हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री और यमुनोत्री। उनके लिए भी देहरादून के पास डोईवाला एक जगह है, वहाँ से रेल लाइन निकलेगी जो उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री और फिर यमुनोत्री तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई भी 125 किलोमीटर होगी और इसमें 105 किलोमीटर की दूरी जो तय होगी ना, वो होगी 24 सुरंगों से। अरे यार 105 किलोमीटर और 24 सुरंग, कमाल की बात है ना। इसमें कुल 10 रेलवे स्टेशन होंगे। इसका सर्वे अभी फ़िलहाल पूरा कर लिया गया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल की योजना के हिसाब से चार धाम परियोजना के अंतर्गत जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए ट्रेन चलाने का जो विचार है सरकार का, वो 2024 या 25 के बीच है। इसके बाद कर्णप्रयाग से जो आगे का रास्ता है बद्रीनाथ तक 122 किलोमीटर रह जाता है। सोचो यार कि जब चार धाम के लिए ट्रेन चलेंगी तो क्या खूबसूरत सीन होगा वो, कभी पहाड़ के ऊपर कभी पहाड़ के नीचे। जब ट्रेन इतनी खूबसूरत वादियों से गुजरेगी तो क्या ज़बरदस्त नज़ारा होगा। आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे आप अभी जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा में, तो पहले क्या था कि जम्मू तवी तक की ट्रेन थी, अब जो है जम्मू तवी से कटरा तक के लिए भी ट्रेन हो गई है। तो वहाँ का जो नज़ारा है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ये तो लगभग 125 किलोमीटर का रास्ता होगा पहाड़ों वाला। सच में मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन का। और जब ट्रेन चल जाएगी फिर तो ऐसा हो गया कि यार चल भाई, चार धाम में से कोई से धाम की यात्रा करने चल रहे हैं, फिर क्या है, पहुँचे देहरादून ट्रेन तक या ऋषिकेश तक और फिर दोबारा ट्रेन में बैठ गए तो कितना मज़ा आएगा ना। चलिए खैर अब बात करते हैं ट्रेन से अलावा बस की।
देखिए दिल्ली से बद्रीनाथ तक के लिए आपको भी कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। इसके लिए पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होगा। वैसे अगर आप दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस लेना चाहते हैं तो 400 रुपये से लेकर 1000-1100 तक आपको बस मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप AC ले रहे हैं, नॉन AC ले रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको किराया बताया। कोशिश कीजिए कि आप शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप निकलेंगे तो सामने दिखाई देगा हरिद्वार का बस स्टैंड। वहां पर आप जाइए और अगले दिन की सुबह की टिकट एडवांस में बुक करा लीजिए, क्योंकि हाथों हाथ टिकट भैया मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सीजन के समय तो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलती अगर आप कुछ ही दिन पहले देखते हैं, इसलिए एडवांस में बुकिंग ज़रूर कराएं। या फिर कई दिन पहले आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक के लिए बस, बद्रीनाथ या जहाँ तक भी जाती है। ऑनलाइन वेबसाइट है utc.online.uk.gov.in, वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। देखिए हरिद्वार से सुबह 4 से 6 बजे के बीच 2-3 बसें चलती हैं बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट, और इनका किराया 500 से 550 रुपये प्रति व्यक्ति है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपसे 4 से 6 बजे के बीच वाली जो बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस जाती है वो छूट गई तो फिर आपको कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि आप जोशीमठ तक के लिए बस में बैठ सकते हैं, और जोशीमठ से 44 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ रह जाता है। वहाँ पर आपको क्या होगा, जोशीमठ से 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जीप या कोई अन्य सवारी आपको बद्रीनाथ छोड़ देगी। और हाँ, अगर आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसका किराया 380 रुपये है। और फिर तो आपको पता ही होगा कि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक के लिए क्या मिलता है, कैसे यात्रा होती है, उसकी पूरी डिटेल हम केदारनाथ वाली वीडियो सीरीज में देंगे, जिसके 10 एपिसोड आएंगे। देखिए जोशीमठ से बद्रीनाथ वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं कहीं की ज़्यादा ही ख़राब है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड आपको मिल जाएंगी। अगर आप मानसून में जाएंगे तो और ज़्यादा आफत है। देखिए अगर आपसे बद्रीनाथ वाली बस भी छूट गई और जोशीमठ वाली बस भी छूट गई तो अब कैसे करें? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाएंगे? अजी हाँ, जब भगवान विष्णु ने बुलाया है तो भैया हमें बद्रीनाथ जाना ही जाना है। अब देखिए इन बसों के छूटने पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग या चमोली गोपेश्वर वाली बस जाती हैं, आप उनमें भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कोई मैक्स या कोई अन्य सवारी भी आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगी। और भैया सब कुछ आपसे छूट जाता है ये बस, तो फिर आप कर लीजिए कैब, बोले तो कार, गाड़ी रेंट पर। क्योंकि भैया जब आप एक बस ही नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर यात्रा कैसे करेंगे लाला? हाँ दोस्तों, एक बात और ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप बस से जा रहे हैं तो जिस दिन भी आप बद्रीनाथ पहुंचेंगे उसी समय बस स्टैंड पर वापस आइए और बद्रीनाथ से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए एडवांस बुकिंग करा लीजिए एक दिन पहले ही, जिस दिन आप पहुँचे। क्योंकि भैया अगर आप सीजन के समय जा रहे हैं तो वापसी की टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भैया हम चारों धाम एक साथ यात्रा करेंगे और हम जाएंगे पैकेज के साथ, तो भैया पैकेज भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऋषिकेश से चारों धाम की यात्रा का जो प्रति व्यक्ति किराया होता है वो 3500 रुपये होता है पैकेज वाला। उससे अगर आप ऊपर लेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि आपको सीट कौन सी चाहिए, फैसिलिटी कौन सी चाहिए, इस तरह हो जाता है। और अगर आप टैक्सी लेकर चारों धाम एक साथ करना चाहते हैं तो इसका किराया लगेगा टैक्सी का करीब 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास। और अगर आप केवल बद्रीनाथ या केदारनाथ के लिए टैक्सी करते हैं तो ये लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में बुक हो जाती है। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आप अपनी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी कुछ आपके पास है वो लेकर जा सकते हैं। आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार ही सीख रहे हैं कि चलो यार पहाड़ों में चला कर देखते हैं कैसा होता है। भैया 300 किलोमीटर का ये रास्ता है, ऐसा नहीं बहुत आसान है। कहीं कहीं पर आपको इतनी ख़राब सड़क मिलेगी कि आपका अच्छा खासा वाहन भी वहाँ थोड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर वाहन की कंडीशन ठीक है और ड्राइविंग बढ़िया आती है आपको तभी लेकर जाएं, वरना तो आप कोई रेंट पे बुक कर लीजिए। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, सड़क लगभग 80% ठीक है, 20% थोड़ी ख़राब है। ख़राब नहीं बोलूँगा मैं उसको, ये बोलूँगा कि वहाँ पर सड़क चौड़ी होने का काम चल रहा है। जो चार धाम वाला प्रोजेक्ट है वहाँ पर ऑल वेदर का काम चल रहा है, जिस कारण सड़क बीच बीच में थोड़ी टूटी फूटी रहती है या कहीं की पत्थर गिरे रहते हैं। अगर आपके पास खुद की कार नहीं है तो भैया निराश ना हो। अगर आप 3 से 4 व्यक्ति हैं तो सबसे पहले यही सही रहेगा कि आप रेंट की कार बुक कर लें। देखते हैं कि कितना चार्ज लगता है रेंट की बुक से। मेक माई ट्रिप वेबसाइट के अनुसार देखते हैं हम क्या है इसका। देखिए इसमें दिखा रहा है कि अगर आप 6 दिन के लिए दिल्ली से बद्रीनाथ तक के लिए टैक्सी में आना चाहते हैं तो एक तरफ का ये पड़ेगा लगभग 528 किलोमीटर।
इसमें दिखा रहा है, जिसमें 16 घंटे का समय लगता है। 4 सीटर अगर आप करेंगे इसमें इंडिका स्विफ्ट, उसका चार्ज है 14,472 रुपये, यहाँ पर शो हो रहा है। बुक करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आने जाने का 1298 किलोमीटर दिखा रहा है, ये बिल्कुल इनके हिसाब से फिक्स है। अगर आपकी गाड़ी इससे ज़्यादा किलोमीटर चलती है तो ये 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और ये चार्ज अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि आप बड़ी गाड़ी कर लें तो भी 10 रुपये प्रति किलोमीटर लगेगा। देखिए एक्सक्लूजन वाले अगर हम ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक, मतलब नाइट चार्ज 500 रुपये इनका और अलग से लगेगा। इसी तरह ये बुकिंग काम करती है। इनके सारे नियम और शर्तें पढ़ लीजिए, क्योंकि भैया ऐसा ना हो कि बाद में इनसे आप लड़ते झगड़ते फिरें। अगर ज़रूरत हो तो बुक करने से पहले इनके कस्टमर केयर वालों से भी बात कर लीजिए। ये दूसरे नंबर की दिखा रहा है 4 सीटर डिज़ायर, ये है 15,302 रुपये में। और नीचे है 6 सीटर ज़ाइलो, इसका चार्ज है 20,253 रुपये। इसी तरह रेड बस, गो, IVV जो भी कुछ है, ये वेबसाइट पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए अगर आप खुद की सवारी से नहीं आ रहे हैं तो सबसे सही यही रहेगा कि आप हरिद्वार तक आइए ट्रेन से, उसके बाद आप हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी या फिर कार बुक कर लें। देखिए यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के लोकल ड्राइवर आपको मिल जाएंगे हरिद्वार से, ऋषिकेश या आसपास से कहीं भी। उनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बहुत होता है पहाड़ों में, उनको पता होता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाना है, कौन सा हमें रूट लेना है, कहाँ सड़क ख़राब है, तो वो आपको थोड़ी बहुत परेशानी से बचा सकते हैं अगर आप यहीं से कोई लोकल ड्राइवर करते हैं। हालांकि दिल्ली में भी कुछ उत्तराखंड के होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं। हरिद्वार आप पहुंच जाइए, उसके बाद वहां से बात कर लीजिए कि भैया कितने में कौन सी गाड़ी हो रही है। देखिए अगर आप अप्रैल या मई में जाते हैं, क्योंकि अभी यात्रा शुरू हुई होती है, तो वहाँ पर किराया काफ़ी बढ़ जाता है। मानकर चलें कि आप 15 से 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आपको वहाँ पर देना होगा। मानसून सीजन में ये कुछ कम कर लेते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग कम यात्रा करते हैं। अगर आप सितंबर से मिड नवंबर तक जाते हैं तो ये 15 से 20 रुपये किलोमीटर का जो हिसाब है ना, ये 12 से 16 रुपये किलोमीटर तक आ जाता है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप में सौदेबाजी करने की कितनी क्षमता है या बात आप कैसे करते हैं। लेकिन जितना हो सके उतनी सौदेबाजी कीजिए, क्योंकि भैया ये रेट कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हैं। अगर हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए हम देखते हैं कोई गाड़ी ऑनलाइन, तो ये एक तरफ का दिखा रहा है 316 किलोमीटर, जिसमें 4 सीटर का है 9,000 रुपये और 6 सीटर ज़ाइलो का है 12,000 रुपये। 6 दिन के लिए हरिद्वार से बद्रीनाथ आना जाना, 4 सीटर का 15,500 रुपये से 16,500 रुपये तक, और 6 सीटर का 20 से 22,000 रुपये तक के लिए आ जाता है। ये रेट बिल्कुल फिक्स नहीं है, घटते बढ़ते रहते हैं सीजन के हिसाब से। आप बिल्कुल अपने हिसाब से ऑनलाइन चेक कर लीजिए या फिर हरिद्वार आकर बात कर लीजिए। लेकिन भाई साहब अगर आप बिल्कुल कसम खाकर बैठे हैं कि ना जी हम तो हवाई जहाज़ से जाएंगे बद्रीनाथ, तो मेरे भाई एक बात बता दूं कि बद्रीनाथ के लिए कोई हवाई जहाज़ नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना होगा, और दिल्ली से देहरादून अगर आप 15 दिन पहले भी बुकिंग कराते हैं हवाई जहाज़ की, तो एक तरफ की हो जाती है 2 से 3,000 रुपये और दोनों तरफ से 4,500 से 5,000 रुपये के बीच। तो इसलिए अगर दिल्ली, यूपी या कहीं आसपास से आ रहे हैं तो भैया हवाई जहाज़ की बुकिंग ना कराएं, ऐसी ट्रेन में जाएं। हाँ, दूर से आ रहे हैं किसी दूसरे स्टेट से या कहीं की बहुत दूर से, तो भैया आप देहरादून तक के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है। अब मिलते हैं हम आपको एपिसोड 2 में, जिसमें हम बात करेंगे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, कोटद्वार, काठगोदाम या अन्य सभी संभावित जगह से बद्रीनाथ कैसे पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता सही रहेगा और किसके लिए कौन सा रास्ता आसान रहेगा, और साथ ही साथ देखेंगे कि होटल कहाँ और किस रेट में मिलते हैं, हमको कहाँ रुकना चाहिए। उसी एपिसोड में हम देखेंगे कि बद्रीनाथ जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और यात्रा के दौरान हम अपने पास ऐसी क्या चीज़ें रखें जिससे कि हमें कम से कम दिक्कत हो या कहीं की दिक्कत ना हो या कहीं की यात्रा आसान हो जाए। ऐसा कुछ हम बिल्कुल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।